सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हमारी जो बात होगी वो यूनिट 1 के चैप्टर 5 की होगी, द कंटेम्प्रेरी ड्रामा की। ठीक है, तो इससे पहले हमने लगभग 4 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, 1 2 3 4, और ये है चैप्टर 5। ठीक है, ये यूनिट 1 की बात हो रही है। ये जो क्लास है पूरी एमपी सेट के लिए है। ठीक है, एमपी सेट और नेट के लिए। तो एमपी सेट और नेट वाले भी जो विद्यार्थी हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। क्या क्या करना है आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। रेवा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करना है और ये कोर्स देखना है। ठीक है, इसमें देखिए है क्या, समझिएगा। जो कंटेम्प्रेरी ड्रामा है वो है क्या समय। तो अभी तो हम लोग ने जो पढ़ा वो 19th सेंचुरी तक की बात की अभी। ठीक है, अब 20th सेंचुरी और 21st सेंचुरी जो है वो होता है कंटेम्प्रेरी ड्रामा पीरियड है। मतलब जिस पीरियड में हम लोग चल रहे हैं, हम लोग हैं, ये कंटेम्प्रेरी पीरियड ही है। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं, ये जो पूरा लिटरेरी पीरियड है इंस्पायर्ड बाय द चेंजेस इन द लिटरेरी एंड आर्ट वर्ल्ड इन द 20th सेंचुरी, इन which numerous new artist movements like cubism, surrealism and futurist took place। ठीक है, सो यहाँ पे जो बात बोल रही है कि मतलब लगातार परिवर्तन हो रहा है। तो वो परिवर्तन हो रहा है 20th सेंचुरी में, किसके ऊपर हो रहा है परिवर्तन, तो लिटरेरी और आर्ट वर्ड पे। ठीक है, आप लोग देखते होंगे ना, पहले कैसी मूवी बनती, फिर आज कैसी मूवी बन रही हैं, और आज से 10 साल बाद कैसी मूवी बनेंगी। तो ये जो चीज़ें हैं, मतलब जो चेंजेस आ रहे हैं वो इंस्पायर्ड हो रहे हैं आजकल। ठीक है, किससे हो रहे हैं, समय से। ठीक है, 20th सेंचुरी से। इन विच न्यूमरस, न्यूमरस मतलब होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इट इन विच न्यूमरस न्यू आर्टिस्ट मूवमेंट लाइक क्यूबिज्म, सरेलिज्म एंड फ्यूचरिस्ट बुक प्लेस। और इस समय बहुत सारे जो प्ले हैं वो किस उसमें लिखे जा रहे हैं, जो ये चल रहा है। क्यूबिज्म मतलब होता है जो धनवान पैसे के ऊपर है ना। सरलिज्म मतलब होता है जो इस समय की अति यथार्थवादी बात है। यथार्थवादी मतलब जो रियल चीज़ें हैं उस पर। और फ्यूचरिस्ट टुक मतलब जो फ्यूचरिस्ट मतलब कहना चाहिए कि जो फ्यूचर के लिए है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों पर जो आजकल का जो प्ले हैं वो फोकस है। ठीक है, और अगर हम इस पे बात करें तो इसमें और क्या है, अ नंबर ऑफ थेरेटिकल मूवमेंट एरोज which reject the 19th century realist model, choosing instead to play with the language and elements to dramatic convention which had previously been dominant। अब यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं यहाँ पे, तो समझिएगा। यहाँ पे ये कहना ये चाह रहे हैं कि जो नंबर ऑफ थिएटिकल हैं, मतलब जो नाटक कहना चाहिए नाटक है ना। नाटक समझते हैं आप लोग, थिएटर मतलब होता है जहाँ पे नाटक किया जाता है। और ये जो नाटक है, ये नाटक किस पे ज़्यादा रहते हैं, मूवमेंट अक्रॉस एरोज। जो मतलब वर्तमान के जो क्या कहते हैं मूवमेंट हैं, उससे क्या करते हैं, एराइज किए जाते हैं। एरोज जो है ना, एराइज से बना है, मतलब निकाले जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं। विच रिजेक्ट द 19th सेंचुरी, और जो 19th सेंचुरी में ना रिजेक्ट हो गया था, मतलब जिनको लोग ने देखा भी नहीं था। ठीक है, रियलिस्टिक मॉडल चूजिंग इंस्टेड टू प्ले द विद द लैंग्वेज एंड एलिमेंट्स ऑफ द ड्रामेटिक कन्वेंशन विच हैड प्रीवियसली बीन डोमिनेंट। मतलब 19th सेंचुरी में जो चीज़ डोमिनेंट हो गई थी, जिसको मतलब छोड़ दिया गया था, जिसके ऊपर कोई लिखना नहीं चाह रहा था, उसी चीज़ को इस कंटेम्प्रेरी पीरियड में, मतलब 20 और 21 सेंचुरी में उसको क्या किया जा रहा है, उसका यूज किया जा रहा है। किस में, अपने लिटरेचर में। ठीक है, सो ये मैंने आपको बताया कुछ कंटेम्प्रेरी पीरियड का बात। अब मैं आपको बताता हूँ कंटेम्प्रेरी जो पीरियड है उसमें क्या क्या चीज़ें आई, क्या क्या चीज़ें आई और कैसे उस पर क्या हुआ, ग्रो किया हमारा ड्रामा। ठीक है, लिटरेचर कैसे ग्रो हुआ ड्रामा के रूप में, तो वो देखिए। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इपिक थिएटर की। इपिक थिएटर मतलब होता है जो अपने यहाँ हिंदी में महाकाव्य बोला जाता है ना, तो इपिक थिएटर वही है, महाकाव्य। ठीक है, तो महाकाव्य के लिए क्या है, इपिक थिएटर एरोज इन द अर्ली, यहाँ पे थोड़ा मिस है, अर्ली, यहाँ पे अर्ली टू, यहाँ पे अर्ली टू मिड 20th सेंचुरी फ्रॉम द थ्योरीज। मतलब जो ये इपिक स्टार्ट हुआ, मतलब जो महाकाव्य लिखना चालू हुआ, जो स्टार्ट हुआ वो मिड में लगभग 20th सेंचुरी। ठीक है, 20th सेंचुरी का जो मिड पॉइंट है, अर्ली मिड पॉइंट, अर्ली मिड पॉइंट मतलब कहना चाहिए 1925 से लेकर और 1950 के आसपास के बीच का है ना। अर्ली
to mid early to mid 20th century from the theories and practice of a number of theater practitioners इंक्लूडिंग अरविंद। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे थिएटर जिसने जिन्होंने प्रैक्टिस की है उनकी बात की जा रही है, ठीक है। ये कुछ थे उनके, मैं आपको यहाँ पे नाम बता रहा हूँ, नाम इन्होंने बताए हैं, वो कौन कौन है जिनके बारे में आपको पढ़ना हो सकता है। तो इंक्लूडिंग अरविन पिकेटर, ठीक है, व्लादिमीर मायाकोस्वी, ठीक है, बेसे वोल्ड, ठीक है, मेयर होल्ड एंड मोस्ट फेमसली वर्टोल्ड ब्रेस्ट, ठीक है। तो ये कुछ इन्होंने नाम बताए हैं और ये जो नाम है वो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो पिस्केटर, व्लादिमीर मायाकोस्वी, ठीक है, वेसवोल्ड, मेयर होल्ड एंड मोस्ट फेमसली बर्टोल्ड ब्रेचट, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं, ठीक है, जिनको आपको पढ़ना है, ठीक है, जिन्होंने इपिक में अपना अच्छा काम किया है, वर्क किया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखिए कुछ और चीज़ें बताता हूँ आप लोग को इम्पोर्टेंट। द पर्पज ऑफ प्ले the purpose of play more than entertainment or the imitation of reality is the present idea and invite the audience to make judgment on them। यहाँ पे देखिए क्या है, द पर्पज ऑफ प्ले, जो ये प्ले है एपिक टाइप का जो प्ले है इसका पर्पस क्या था, इंटरटेनमेंट। और इंटरटेनमेंट कैसा, मोर देन इंटरटेनमेंट, मतलब इंटरटेनमेंट से भी ज़्यादा इंटरटेनमेंट। और द इमिटेशन, और द इमिटेशन मतलब होता है नकल करना, इमिटेशन मतलब क्या, नकल करना, रियलिटी की नकल करना। जैसे मान लीजिए एक पिक्चर आई भाग मिल्खा भाग, ठीक है, उसमें मिल्खा सिंह जो है ना वो रियलिटी है, उसकी नकल की गई, तो उसी को बोला गया द इमिटेशन ऑफ रियलिटी इज टू प्रेजेंट आइडियाज एंड इनवाइट द ऑडियंस टू मेक जजमेंट ऑन देम। और वो क्या करते हैं, इनको प्रेजेंट करते हैं, मतलब किसको, कि इंटरटेनमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करने का और नकल करने का, वास्तविकता की नकल करने का, ठीक है। वर्तमान में ये आइडिया जो है इससे क्या होता है कि ऑडियंस को इनवाइट करते हैं, मतलब ऑडियंस जिसको क्या करे, ज़्यादा देखे और उसको जज करे, ऐसा इपिक का मेन फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इसमें क्या है, द ऑडियंस शुड ऑलवेज बी अवेयर। इससे क्या होता है कि ऑडियंस है ना वो ऑलवेज बी अवेयर, मतलब हमेशा क्या होती है, जागरूक रहती है या जागरूक रहना चाहिए। इससे जागरूक रहना चाहिए मतलब मैं आपको बताऊं, जैसे भाग मिल्खा भाग को पहले मिल्खा सिंह को कम लोग जानते थे, लेकिन इससे क्या हुआ कि जब उन्होंने पिक्चर बना दी, तो जब पिक्चर बनाई तो भाग मिल्खा भाग जो पिक्चर आई उसमें उनके बारे में लोग, बहुत ज़्यादा लोग जानने लगे। मैं खुद ही उनके बारे में पहले नहीं जानता था, बाद में जानने लगा, ठीक है। तो ऑडियंस से इससे क्या होता है, ऑडियंस जागरूक होती है, ठीक है। दैट इट इज वॉचिंग अ प्ले एंड शुड रिमेन एट द इमोशनल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्शन। और इससे ये भी है कि जैसे जो पुरानी पिक्चरें होती थी उसमें जो इमोशनल बहुत अट्रैक्ट हो जाते थे लोग, और अगर पिक्चर में ऐसा कोई सीन आ जाता था इमोशनल वाला तो उसमें लोग क्या होते थे, रोने लगते थे। तो उस चीज़ से यहाँ पे जो ऑडियंस है उसको यहाँ पे उसमें नहीं ले जाना कि इमोशनल कर दीजिए, उससे थोड़ा सा दूर रखना है। जैसे भाग मिल्खा भाग है तो उसमें इमोशनल सीन आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, कि जो आपको एकदम कनेक्ट कर दे, क्योंकि उसके बारे में आप जानते हो। तो मेन यही चीज़ है कि इमोशनल चीज़ों से इसको क्या करना है, थोड़ा सा दूर करके रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये हमारा हुआ इपिक। और इपिक के बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट है जो हमको कंटेम्प्रेरी पीरियड में पढ़ना है वो है क्या, और तो वो है थिएटर, थिएटर ऑफ क्रुएल्टी। अब देखिए ये नई नई चीज़ें समझ में आएंगी आप लोगों को। थिएटर ऑफ क्रूरल्टी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। थिएटर ऑफ क्रूरल्टी होती है क्रूरता का रंगमंच। जैसे थिएटर मतलब तो आपको पता है रंगमंच होता है, रंगमंच या कहना चाहिए आप नाटक का मंच कह सकते हैं। तो नाटक का मंच में क्रूरल्टी मतलब ऐसी चीज़ दिखानी है जो क्रूरता भरी हो, मतलब 19 और 20 और 21 सेंचुरी में क्रूरता भरी चीज़ों को दिखाना यहाँ पे मिला, ऐसा लगभग लोगों ने लिखा है। इसमें एक व्यक्ति का आप नाम याद रखिएगा, ब्रेच, ठीक है। ब्रेच ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल फोकस डिपार्टेड ऑल्सो फ्रॉम surrealism and the theater of cruelty as developed in the writing and drama
dramaturgy of Antonini Artaud, who authored, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्ड है, ठीक है, to affect audience viscerally, psychologically, फिजिकली एंड इरेशनली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज़ बोलना चाहते हैं, तो ये जो आपका थिएटर ऑफ क्रूरल्टी है इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो थिएटर ऑफ क्रूरल्टी जो है उसमें क्या है, तो आपको मैं बता दूं कि इसमें जो क्रूरल्टी दिखाई गई है, क्रूरल्टी मतलब होता है क्रूरता, मतलब यहाँ पे जो पोएट हुए हैं वो क्रूरता दिखाते थे अपने राइटिंग में, ठीक है। कैसे मैं बताता हूँ आप लोग को। तो यहाँ पे एक आपने नाम देखा है कि लिखा है ब्रज, ठीक है, ये लिखा है ब्रज, ठीक है। तो ब्रज जो है एक राइटर है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कंटेम्प्रेरी पीरियड के सबसे फेमस राइटर अगर किसी को कहा जाए तो यही हैं, बर्टोल्ड ब्रज इनका पूरा नाम है, ठीक है। तो वर्ड्स ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल फोकस, इनका जो सोशल और पॉलिटिकल फोकस था वो एकदम क्या हो गया, अलग अलग हो गया। ऑल्सो फ्रॉम सुरलिज्म, सुरलिज्म मैंने आपको पहले बताया था ना, अति क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है अति यथार्थवादी, मतलब ये इतने ज़्यादा यथार्थवादी थे, मतलब सही चीज़ पे लिखना पसंद करते थे। एंड द थिएटर ऑफ क्रूरल्टी एज डेवलप्ड इन द राइटिंग, और इनके द्वारा पता नहीं ऐसी मतलब जो समाज की कुरीतियाँ थी, क्रूरता थी, उसको इन्होंने लिखना चालू कर दिया। और मतलब उसमें जैसा जैसा हो रहा था वैसा वैसा लिखते गए ये, मतलब उसमें कोई भी परिवर्तन इन्होंने नहीं किया, ठीक है। तो यही है आपका क्या, सरलिज्म, ठीक है। एंड द थिएटर ऑफ क्रूरल्टी एज डेवलप इन द राइटिंग, इनके राइटिंग में ये जो थिएटर ऑफ क्रूरल्टी है वो डेवलप हो गई। एंड ड्रामाटगरी ऑफ एंटोनिन आर्ट एटॉर्ड, इसका मतलब देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो क्या लिखा है ड्रामाटर्जी जो है, ड्रामाटर्जी मतलब होता है नाटक शास्त्र, ठीक है, मतलब पढ़ाई एक प्रकार की जो नाटक मतलब ड्रामा के लिए की जाती है। तो ड्रामाटर्जी ऑफ एंटोनिन आर्टर्ड, ये एक नाम है, इसको नाम को याद रखिएगा, ये भी आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये भी व्यक्ति जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टर्ड who shouted, यहाँ पे थोड़ा who shouted to affect audiences versely psychologically, यहाँ पे साइकोलॉजिकली फिजिकली एंड इरेशनली, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब इनके ये है कि इतनी ज़्यादा क्रूरता हो गई थी कि ऐसा ये लिखने लगे थे कि जैसे एकदम नेत्रहीन, इसका मतलब क्या होता है, बाइसरली मतलब होता है नेत्रहीन, मतलब बिना आँख का मनोवैज्ञानिक, एकदम मनोवैज्ञानिक तरीके से उसको पेश किया, ठीक है। फिजिकली जैसे मतलब शारीरिक रूप से मतलब होता है ना, जैसे मान लीजिए जिसमें अपन लोग इन्वॉल्व हों, ठीक है। और इरेशनली मतलब होता है तर्कहीन। तो ये सब चीज़ें मिला करके ऑडियंस के ऊपर इसको क्या किया, अफेक्ट डाला, ये चीज़ यहाँ पे हुई है, ठीक है। साउट मतलब जानते हैं क्या होता है, साउट मतलब होता है ढूंढना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ऑडियंस के ऊपर ढूंढी, और मतलब जो चीज़ ऑडियंस देखना चाहती थी उसी को दिखाना चाहता दिखाया। अब मैं आपको सिंपल सी चीज़ समझाता हूँ, समझिएगा, जो ये पूरी बातें कहना चाह रहा है ना वो मैं समझाता हूँ। आजकल की पिक्चरें कैसी बन रही हैं, है ना, मतलब जो ऑडियंस देखना चाहती है, पता नहीं ए वे गाने, पता नहीं क्या गाने आ जाते हैं, उसी को हिट करा देते हैं लोग। तो उसमें क्या कोई चीज़ समझ में आती नहीं है ना, लेकिन ऑडियंस को वो बहुत पसंद आता है। तो यही फंडा है कि जो ऑडियंस वहाँ पे देखना चाह रही है वही चीज़, जैसे मार धाड़ बढ़िया दिखाई जाए तो उसको ऑडियंस बहुत पसंद करती है, और रियल में भी करने का प्रयास करती है। तो यही है थिएटर ऑफ क्रूरल्टी, ठीक है, समझिएगा इसको अच्छे से। थिएटर ऑफ द अबसर्ड, अब ये देखिए जितना अपन लोग आगे आएंगे उतना ही क्या मिलेगा आप लोगों को, राइटिंग ना अच्छी नहीं मिलेगी। अभी क्या था, पहले महाकाव्य था, महाकाव्य तो अच्छा था, उसके बाद क्रूरता हुई, अब क्रूरता के बाद आ गया अबसर्ड, अबसर्ड मतलब होता है बेतुका, मतलब बिल्कुल लिखने का कोई तरीका नहीं, बस ऐसे ही लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं उस तरह का, ठीक है। तो थिएटर ऑफ अबसर्ड इज अ designation for particular place written by a number of primarily European playwright in in the late 1940, 50 and 60, as well as the to the style of theater which has involved from their work। अब देखिए यहाँ पे जो थिएटर है
उसमें absurd मतलब बेतुका, बेतुका पद और डिजिग्नेशन मतलब क्या होता है, पद होता है। फॉर पर्टिकुलर प्लेस रिटन बाय अ नंबर ऑफ प्राइमरी यूरोपियन राइटर। इसको मतलब इसमें मैं आपको बता दूं, जो बेतुकी जगह है मतलब कहीं पर भी बेतुका प्रयोग करना, मतलब जैसे आपको फिगर ऑफ स्पीच होती है, फॉर्म्स ऑफ पोएट्री होती है ना, उसका कुछ प्रयोग ना करना, अपने मनमाना तरीके से राइटिंग करना, उसको बोला जाता है अपशर्ट, ठीक है। और उसमें लिखा गया, और उसमें जो लिखा किसने लिखा, जो यूरोपियन राइटर हैं, यूरोपियन राइटर में मोस्टली ब्रिटेन के, मैं आपको बता दूं ब्रिटेन राइटर, जो 1940 1950 1960 में उन्होंने क्या किया है, इसको लिखा है। और उनके जो लिखने की स्टाइल है, एज वेल एज टू द स्टाइल ऑफ थिएटर विच हैज़ इन्वॉल्व फॉर देयर। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वो मतलब जो चीज़ वहाँ पे विकसित हो रही थी, इन्वॉल्व हो रही थी, उसी को उन्होंने क्या किया, लिखने का प्रयास किया। देखिए, कभी भी जो राइटर होता है ना, वो उसी चीज़ को लिखता है, उसी चीज़ को लिखता है जो मतलब उस समाज में हो रहा हो, ठीक है। तो यही है थिएटर ऑफ एब्सर्ड। थिएटर ऑफ एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुके रंगमंच, मतलब बेतुका रंगमंच मतलब जिसमें कोई भी चीज़ वैसी ना हो, मतलब एकदम बकवास टाइप का, ठीक है। तो ये चीज़ रही आपकी थिएटर ऑफ शर्ट, ठीक है। अब कंटेम्प्रेरी पीरियड देखिए, मैंने आपको बताया कि कंटेम्प्रेरी पीरियड पूरा आपने मैंने जो बताया कि वो है 20th सेंचुरी और 21st सेंचुरी हुआ, ठीक है। उसमें क्या विशेषताएं थी ये आपने देखा। फिर आपने इपिक थिएटर देखा, फिर आपने देखा थिएटर ऑफ क्रूरल्टी, फिर देखा आपने थिएटर ऑफ अपशर्ड। अब आपको मैं बता दूं कंटेम्प्रेरी पीरियड के कुछ ड्रामाटिस्ट के नेम जो आपके एग्जाम पे आएंगे, आपको बनने चाहिए वो, ठीक है। सो फर्स्ट नाम है वर्टोल्ड ब्रिच। ये मैंने आपको अभी बताया था, कुछ देर पहले ही बताया था कि ये नाम आपको याद रखना है। और ये जो नाम है ये आपको कहाँ पे याद रखना है, मैंने बताया था थिएटर ऑफ क्रूरल्टी पे, ठीक है। थिएटर ऑफ क्रूरल्टी पे आप इनको ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो इनका जो बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था, वो हुआ था 1998 पे, 19 नहीं 1898 पे, 1898 पे। ही वॉज अ जर्मन पोर्ट एंड प्ले राइटर, ठीक है। ये क्या है, एक जर्मन पोर्ट है, पोएट हैं, पोएट एंड प्ले राइटर हैं, ठीक है। ही इज नोन फॉर हिज एंटी एरिस्टोटलियन एपिक थिएटर, ठीक है। ये एक एंटी एरिस्टोटलिन एपिक थिएटर है, मतलब कहना चाहिए कि थोड़ा सा अलग प्रकार के, अन्य की अपेक्षा अलग प्रकार की ये क्या है, एक राइटर हैं, ठीक है। सो तो आपको मैंने क्या बताया कि जर्मन पोर्ट एंड प्ले राइटर हैं, ठीक है, जर्मन पोएट हैं और प्ले राइटर हैं। ही इज़ नोन फॉर हिज एंटी एरिस्टोटलिन एपिक थिएटर। इसका मतलब देखिए क्या हुआ कि एंटी मतलब होता है कि विपक्षी, और किसके, अरस्तु के, अरस्तु के विपक्षी हैं ये थिएटर में, मतलब जो अरस्तु आप नाम जानते होंगे, बहुत ही बड़े राइटर भी हैं, गुरु भी रहे हैं। तो वो जो अरस्तु हैं, उनके ये क्या है, एंटी थे। एंटी मतलब जो वो जैसा उनकी सोच थी उससे ये क्या थे, उसके ये विरोधी थे, ठीक है। हिज प्ले, इस इनका जो एक प्ले है मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन, मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन वॉज रिटन अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द राइज ऑफ हिटलर। ये हिटलर के ना क्या ना अगेंस्ट में, मतलब इन्होंने, मतलब जो हिटलर जो चीज़ें पसंद नहीं करता था ना, उनके विरोध में इन्होंने ये चीज़ें लिखी थी, ठीक है। हिटलर का तो आप नाम जानते होंगे, ठीक है। और लिखता हूँ मैं आपको और बताता हूँ। ही अपोज द नाजी मूवमेंट। ये जो नाजी मूवमेंट, नाजीवाद आपने सुना होगा, है ना, कहाँ पे था ये, जर्मनी में था नाजीवाद, ठीक है। तो ही अपोज नाजी मूवमेंट, फ्लेड फ्रॉम जर्मनी इन 1933 एंड एमिग्रेटेड टू अमेरिका। जब वहाँ पे नाजी मूवमेंट चला था तो उसको इन्होंने बहुत अपोज किया था, उसका विरोध किया था जर्मनी में 1933 में। फिर बाद में क्या हुआ, ये जो है वहाँ पे छोड़ दिए अपना देश, मतलब जर्मनी छोड़ करके कहाँ चले गए, अमेरिका चले गए, ठीक है। मतलब ये हिटलर के विरोधी थे, आरस्तू के विरोधी थे, ठीक है। उनके मतलब जो इनके विचार थे उनसे मैच नहीं खाते थे, ठीक है। आगे फिर इनमें क्या है, सेंट जोन्स ऑफ द स्टॉक यार्ड 1922 टू 1931, ठीक है। सेंट जोन ऑफ द स्टॉक यार्ड्स 1922 टू 1931, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी ये कुछ मैं इनके प्ले राइटर बता रहा हूँ, प्ले राइट बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन मैंने आपको बता दिया 1939 पे है। हैप्पी एंड 1929 पे आया, ठीक है।
और आप लोग का मैं आपको बता दूं, फियर एंड माइजरी ऑफ द थर्ड रीच, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है लगता है रीच में, जो इनका प्ले है फियर, ठीक है सही लिखा है, वो कुछ ऐसा वर्ड है, रीच 1938 में आया। द ट्रायल ऑफ लुकुलुस 19 लुकुलुस जो आया वो 1940 पे आया। द डेज ऑफ द कॉमन वो आया 1956 पे, और आया ट्रम्पेट और एंड ड्रम्स 1955 पे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे आपके कहना चाहिए कि जो राइट इन्होंने किया है, जो उनके वर्क हैं, जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, और इन पे क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये एक्चुअली क्या है, कि जो वर्टोल्ट ब्रेट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं कंटेम्प्रेरी पीरियड के, ठीक है। फिर हम इसके बारे में पढ़ते हैं जॉन आर्डन। जॉन आर्डन जो है ये 1930 से 1912 तक ये रहे। ये जो है एक ब्रिटिश प्ले राइटर हैं, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके ऊपर जो हमने पढ़ा था ब्रेट्स को, वो जर्मनी प्ले राइटर थे, ठीक है, बाद में वो अमेरिका चले गए थे। ही वॉज बॉर्न इन 1930 इन रॉयल कोर्ट थिएटर। रॉयल कोर्ट थिएटर 1930 में इनका क्या हुआ, वर्थ हुआ। फिर क्या है, ही गॉट सक्सेस विद दिस प्ले लाइव लाइक पिग्स। इनको जो सक्सेस मिली वो मिली किससे, किससे, लाइव लाइक पिग्स, ये इनका प्ले है, वो आया था 1958 में, उससे इनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली, इनका नाम हुआ। नेक्स्ट है जॉन अर्डन वॉज टिपिकल ऑफ अ न्यू जनरेशन ऑफ ड्रामाटिस्ट हु स्टार्टेड देयर कैरियर्स एट रॉयल कोर्ट, ठीक है। रॉयल कोर्ट से इन्होंने अपना कैरियर क्या किया था, स्टार्ट किया था, ठीक है। ये एक टिपिकल ऑफ न्यू जनरेशन, न्यू जनरेशन में ये ड्रामेटिस्ट जो हुए हैं, ये टिपिकल ड्रामेटिस्ट है, मतलब थोड़ा सा कठिन मतलब हार्ड लिखने के लिए जाने जाते हैं। हु स्टार्टेड देयर कैरियर्स रॉयल कोर्ट। ही वॉज इम्प्रेस्ड विथ बर्टोल्ट। ये जो है किससे इम्प्रेस थे, तो ये बर्टोल्ट ब्रेट से, मतलब जो आपने ऊपर नाम पढ़ा है अभी, जर्मनी के राइटर हैं, उनसे बहुत इम्प्रेस थे। हिज प्ले द हैप्पी हेवन 1960 वाज फारसी फासिकल प्ले विथ मार्क्स, ठीक है। तो इनका एक हिज प्ले द हैप्पी हेवन जो आया था 1960 पे आया था, और ये फार्सिकल प्ले है। फार्सिकल प्ले मतलब मैं आपको बता दूं, फार्सिकल प्ले जो होता है वो क्या होता है, हंसी पूर्ण विनोदपूर्ण, ठीक है। तो फार्सिकल प्ले है एक प्रकार का ये, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे जो राइटर हैं वो कौन है, अर्नोल्ड बेस्कर, ठीक है। पहले बात तो आपको ये पता होना चाहिए जितने भी राइटर हैं वो किस ड्रामा के हैं, तो ड्रामा में कौन कौन राइटर आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, उतने राइटर, और वो कहाँ पे, मतलब राइटर्स जो हैं वो आपने किस एज में पढ़ा है ना, आपने यूनिट 1 के चैप्टर 1 में पढ़ा, 2 में पढ़ा, 3 में पढ़ा, 4 में पढ़ा, 5 में पढ़ा, कंटेम्प्रेरी एज में पढ़ा, रेस्टोरेशन एज में पढ़ा, न्यू क्लासिकल एज में पढ़ा। तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है, लर्न रखना है, क्योंकि अगर आपने याद नहीं किया तो यही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम पे और फिर आपसे नहीं बन पाएगा, ठीक है। अर्नोल्ड बेस्कर जो है वो 1932 में प्रेजेंट में इनका जन्म हुआ, और अभी तक हैं ये, मतलब अभी जिंदा हैं, ठीक है। ही वॉज अ ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट बॉर्न इन 1932, और इनका जो जन्म हुआ था वो 1932 में हुआ था, ठीक है, ब्रिटिश में, ठीक है, ब्रिटेन में। ही रोड 3 प्लेज इन द बिगिनिंग ऑफ द कैरियर। इन्होंने अपना कैरियर की शुरुआत की वो 3 कहना चाहिए प्ले से किया। वो 3 प्ले कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट है चिकन सूप विथ बार्ली, ठीक है। चिकन सूप विद बार्ली इनका आया था पहला 1958 पे, ठीक है। फिर आया था रूट्स 1959 पर, और आई एम टॉकिंग अबाउट जेरूसलम आया था 1960 पे। मतलब ये कुल मिला के, मतलब आपको मैं ये बता दूं कि 3 इनके जो वर्क हैं जो लगातार आए, और इसी से इन्होंने अपना कैरियर की शुरुआत की, ठीक है। ही डिस्क्राइब इन दीज प्लेज ईस्ट इंड ज्यू सर्च फॉर सिक्योरिटी प्रिंसिपल एंड हैप्पीनेस, ठीक है। अब यहाँ पे ही डिस्क्राइब, इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया अपने प्ले में, ईट्स इंड ज्यू सर्च फॉर सिक्योरिटी, मतलब जो पूर्व की बात है, पूर्व मतलब ईस्ट, ठीक है। वहाँ पे एक जेरूसलम नाम का एक जगह थी। जेरूसलम में कौन रहते थे, ज्यूज लोग रहते थे। तो वो जो ज्यूज लोग थे उनकी सिक्योरिटी की, उनके सिद्धांतों की, उनकी खुशी की बात इन्होंने की, ठीक है। किसने ऐसी बात की, अर्नोल्ड वास्कर ने, ठीक है।
इनके कुछ वर्क हैं, जैसे किप्स विथ एवरीथिंग वॉज रिटन इन 1962। जो किप्स ने सब चीज़ें लिखी हैं वो कब लिखी हैं, 1962 पे, ठीक है। इट हैज़ कॉम्बिनेशन, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये जो इनका ये क्या है, एक वर्क है, क्या है वो वर्क, किप्स विथ एवरीथिंग वॉज, ठीक, एवरीथिंग, ये इनका जो है ना, ये नाम है किसका, ये नाम है इनकी एक राइटिंग का, ठीक है, मतलब एक वर्क का। वॉज रिटन इन 1962, इट हैज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉमेडी, ये जो ना कॉम्बिनेशन ऑफ कॉमेडी, सटायर और ट्रेजिक एलोगरी है, ठीक है, एलेगोरी है, ठीक है। कलर्ड विथ माइस्टिसिज्म, ठीक है, मतलब यहाँ पे कॉमेडी भी है, सटायर भी है, दोनों चीज़ का ये क्या है, एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है। कौन सा, चिप्स, ठीक है, चिप्स विथ एवरीथिंग। इनके कुछ और वर्क मैं आप लोग को बता देता हूँ। देयर वेरी ओन एंड गोल्ड सिटी वॉज रिटन इन 1965, ठीक है, इनका एक और वर्क है, देयर वेरी ओन एंड गोल्ड सिटी वॉज रिटन इन 1965। द फ्रेंड्स वॉज रिटन इन 1970। जो इनका एक और वर्क है, द फ्रेंड, वो कब आया, वॉज रिटन इन 1970, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें थी और आज क्लास में इतना ही रहेगा। अब आपको मैं बता दूं कि अब जो इसके बचे हुए राइटर्स हैं उनको मैं आप लोग को बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में रहेगा वो, ठीक है। और कल आपकी यूनिट 5 कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद होगा आप लोग का टेस्ट, ठीक है। तो यूनिट 1 का होगा शानदार टेस्ट, उसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए, ठीक है। और जब तैयार हो जाइए तब फिर मैं आप लोग का टेस्ट लूँगा इसी वीक में लास्ट तक में, ठीक है। सो तैयार रहिएगा, अपने तैयारी को और अच्छा कर लीजिएगा, जिससे अच्छा से अच्छा नंबर पा सकें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट।